चलिए स्टार्ट करते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन स्टार्ट करेंगे प्लांट्स का पहले। तो लास्ट क्लास में हमने एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन देख लिया था, which were in some small unicellular organisms. Then for plants with no flowers, so they use their vegetative parts like roots, stems and leaves to reproduce. ठीक है, और उसी को हमने वेजिटेटिव प्रोपगेशन नाम दिया था। और उसमें भी आर्टिफिशियल प्लस नेचुरल। नेचुरल के 3 तरीके देखे थे, बाय रूट, बाय स्टेम, बाय लीफ। आर्टिफिशियल के 4 तरीके देखे थे, कटिंग, ग्राफ्टिंग, लेयरिंग और टिश्यू कल्चर भी उसी में आ जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन स्टार्ट करेंगे। और लास्ट हमने ए सेक्सुअल और सेक्सुअल का डिफरेंस देखा था, राइट। चलिए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन स्टार्ट करेंगे। दिस इज द मोस्ट इवॉल्व्ड प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन and involves two sexes, namely male and female, in the form of gametes produced by two different parents. तो ये gametes यानी वही sex cells होते हैं जो मियोसिस से बनते हैं। अपन ने पढ़ा था क्लास 9th में, 2 टाइप के सेल डिवीजन होते हैं, एक मिटोसिस एंड मियोसिस। तो ये आपका जो होता है जिससे सेक्स गैमेट बनते हैं, दैट इज मियोसिस, MEOSIS। और मिटोसिस से ग्रोथ वाला डिवीजन होता है कि एक सेल डिवाइड होकर के, है ना, दूसरे सेल बनाएगा, वो एग्जैक्टली उसके जैसा ही होगा। और इस तरीके से ग्रोथ एंड डेवलपमेंट होता है ऑर्गेनिज्म में। पर जो सेक्स सेल्स बनते हैं वो बनते हैं मियोसिस से, जिसमें हाफ द नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं। समझ रहे? मतलब मेल से जो स्पर्म बन रहे होंगे उसमें हाफ द नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स हैं, और फीमेल से जो ओवम बन रहा होगा उसमें भी हाफ द नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स हैं। क्योंकि दोनों मिल करके 46 होने वाले हैं, तो 23 दोनों लेकर आएंगे एंड मिल करके 46 हो जाएंगे। दोनों 46 लेके आएंगे तो मिलके 92 हो जाएगा, है ना। तो इसलिए 46 ही चाहिए हमको जाइगोट में भी, है ना। न्यूबॉर्न जो आएगा उसके पास भी 46 क्रोमोसोम्स ही होने चाहिए। तो इसलिए दोनों पेरेंट्स के सेक्स सेल्स आधे आधे क्रोमोसोम्स लेकर के आते हैं। ठीक है, sexual reproduction occurs nearly in all animals including those which reproduce asexually. जो asexually reproduce करते हैं उनमें भी sexual reproduction हो सकता है। In most animals there are two sexes, male and female, and the difference between them are genetically determined. जेनेटिकली अपन दोनों के बीच में डिफरेंसेस पता कर सकते हैं। मेल हैव मेल मेल्स हैव मेल सेक्स सेल्स या मेल गैमेट या मेल जर्म सेल्स। सिमिलरली फीमेल्स हैव फीमेल सेक्स सेल, फीमेल गैमेट या फीमेल जर्म सेल, जिनको जनरली हम क्या बोलते हैं, ओवम, एग। और फीमेल वाले में, मेल वाले में जो एनिमल के लिए उसमें हम स्पर्म बोलते हैं, एंड फॉर प्लांट्स उसे हम पॉलन ग्रेन्स बोलते हैं, विच इज अ मेल पार्ट। ठीक है, चलिए पहले फ्लावरिंग प्लांट्स, अच्छा सेक्स सेल्स का डेफिनेशन देख लेते हैं। सेक्स गैमेट्स या आल्सो नोन एज सेक्स सेल्स और जर्म सेल्स आर द सेल दैट कम टुगेदर ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन। ये दोनों आके फ्यूज होते हैं, एंड दैट प्रोसेस ऑफ फ्यूजन इज नोन एज फर्टिलाइजेशन। देयर जेनेटिक कॉम्प्लीमेंट कंसिस्ट ऑफ अ सिंगल सेट ऑफ अनपेयर्ड क्रोमोसोम। मैंने कहा ना कि हाफ ही लेके आएंगे, मतलब मेल के पास 46 क्रोमोसोम्स हैं, बट उसका सिंगल सेट, यानी कि हर पेयर में से एक एक सेट निकलेगा, एक एक बाहर निकलेगा जीन। तो 46 का आधा कितना हो जाएगा, 23 क्रोमोसोम्स। तो वही चीज लिखी हुई है कि देयर जेनेटिक कॉम्प्लीमेंट कंसिस्ट ऑफ अ सिंगल सेट ऑफ अनपेयर्ड क्रोमोसोम्स। ऐसे पेयर्ड क्रोमोसोम्स होते हैं तभी 23 पेयर्स बोलते हैं। ठीक है, टोटल 23 पेयर होते हैं, पर जब हर पेयर में से एक एक बाहर आ जाता है तो वो अनपेयर्ड 23 सिंगल सेट हो जाता है। तो ऐसे करके एक सेल से 2 सेक्स सेल्स बन गए, यानी कि एक मेल सेल 2 स्पर्म बनाएगा। इन द सेम वे एक फीमेल सेल भी 2 ओवम बना सकते हैं, क्योंकि वो क्रोमोसोम्स को डिवाइड कर दिए 2 पार्ट में। तो इस तरीके से 2 सेक्स सेल्स बन गए एक न्यूक्लियस से। ठीक है, बट विद द हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स, क्रोमोसोम्स का नंबर हाफ हो जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फ्लावरिंग प्लांट्स में, फिर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एनिमल में पढ़ेंगे। तो फ्लावरिंग प्लांट्स यानी कि उनको हम एंजियोस्पर्म्स बोलते हैं, है ना, द वन हैविंग सीड्स, है ना। सीडलेस वाले का तो हमने देख लिया, वो रूट स्टेम और लीफ से रिप्रोडक्शन कर रहे हैं। पर ये एंजियोस्पर्म्स क्या होते हैं, जिनके पास फ्लावर्स होते हैं, सीड्स होती हैं, दे आर नोन एज एंजियोस्पर्म्स। दे आर सीड बियरिंग वेस्कुलर प्लांट्स, देयर रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स आर फ्लावर्स। ठीक है, फ्लावर में ही मेल और फीमेल पार्ट होता है,
इन विच ओव्यूल्स आर एनक्लोज्ड इन अ ओवरी। तो यहां भी फीमेल ऑर्गन का नाम ओवरी है, एनिमल में भी फीमेल ऑर्गन का नाम ओवरी ही होता है और उसके अंदर ओव्यूल होता है। इन द सेम वे एनिमल में भी ओवरी ही ओव्यूल बनाता है, ठीक है। बस फर्क इतना है कि यहाँ पे ओवरी के अंदर ओव्यूल रहता है, पॉलन ग्रेन चल के जाता है ओव्यूल तक ओवरी के अंदर ही, पर हमारे में क्या होता है, वो ओव्यूल ओवरी से बाहर आ जाता है एंड देन फेलोपियन ट्यूब में फर्टिलाइजेशन होता है, ठीक है। ओके, इन एंजियोस्पर्म फ्लावरिंग प्लांट्स रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स आर लोकेटेड इन द फ्लावर। अ फ्लावर इज अ पार्ट ऑफ शूट मॉडिफाइड फॉर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। मतलब एक शूट यानी कि एक स्टेम, उसी से ही फ्लावर निकल रहा है, तो इट इज अ मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ स्टेम which is used for sexual reproduction. Flower parts are arranged in circles या rings called as whorls। जैसे एक whorls हो गया सेपल का, फिर रिंग्स होते हैं, अलग अलग पेटल्स के रिंग बनते हैं ना, अलग अलग रिंग, ऐसे करके जैसे आप गुलाब में समझ लीजिए, तो अलग अलग रिंग्स होते हैं पेटल्स के, तो उस रिंग को हम whorls बोल रहे हैं। तो नीचे एक सेपल भी होता है ग्रीन कलर का, जिसके अंदर पेटल्स लगे होते हैं, ठीक है। तो डिफरेंट rings or circles called as whorls. The different parts of flower are sepal, petals, stamen and carpels। जहां पे आपका सेपल नीचे वाला पार्ट है, जो एक तरह से बेस है पेटल्स के लिए। पेटल्स अट्रैक्टिव पार्ट होता है फ्लावर का, सेंटेड पार्ट होता है फ्लावर का, जो इंसेक्ट्स को अट्रैक्ट करता है। बाकी स्टेमन एंड कार्पल आर द मेल एंड फीमेल पार्ट। स्टेमन इज मेल पार्ट एंड कार्पल इज फीमेल पार्ट, ठीक है। तो हर फ्लावर में चारों जरूरी नहीं है ना, सेपल पेटल होगा, हो सकता है अगर वो यूनिसेक्सुअल फ्लावर होगा तो उसके पास कार्पल या स्टेमन में से कोई एक ही चीज होगी। जैसे वी आर यूनिसेक्सुअल, अदर वी आर फीमेल और वी आर मेल, राइट। तो ऐसे ही फ्लावर्स भी यूनिसेक्सुअल होते हैं या बाइसेक्सुअल होते हैं। तो फ्लावर बाइसेक्सुअल होने का मतलब क्या होगा कि उसके पास मेल और फीमेल दोनों पार्ट है फ्लावर के पास, एक ही फ्लावर के पास, तो उनको किसी दूसरे फ्लावर की जरूरत नहीं है, समझ रहे हैं, कि उनके पास दोनों पार्ट्स प्रेजेंट है, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट भी है और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट भी है फ्लावर के पास, तो उन्हें कोई दूसरे फ्लावर की या दूसरे प्लांट की जरूरत नहीं है फॉर रिप्रोडक्शन। वो अपने ही फ्लावर के अंदर पॉलिनेशन फर्टिलाइजेशन करवा सकते हैं। बट अगर एक यूनिसेक्सुअल फ्लावर है, आइदर मेल फ्लावर या फीमेल फ्लावर, तो मेल फ्लावर नीड्स अ फीमेल फ्लावर एंड अ फीमेल फ्लावर नीड्स अ मेल फ्लावर, ठीक है। चलिए सेपल क्या होते हैं देखेंगे। तो दे रिजेंबल लाइक स्मॉल लीव्ड एंड दे प्रोटेक्ट द फ्लावर इन द बर्ड। तो नीचे वाला जो पार्ट होता है ग्रीन कलर का, दैट इज एक्चुअली सेपल, है ना, जो आपके फ्लावर को प्रोटेक्ट करके रखता है। पेटल्स आर द कलर्ड एंड सेंटेड पार्ट ऑफ द फ्लावर, जिससे स्मेल आ रही है, खुशबू आ रही है। फ्लावर पेटल्स अट्रैक्ट इंसेक्ट्स एंड बर्ड्स, क्योंकि ये इंसेक्ट्स और बर्ड हमारी हेल्प करते हैं पॉलिनेशन करने में, है ना। इनकी बॉडी में पॉलन्स चिपक के ऐसे फ्लावर में चले जाते हैं जहां पे फीमेल पार्ट हो, तो वहां पे ये पॉलिनेशन के थ्रू यानी कि इनके थ्रू पॉलिनेट हो जाते हैं, पहुंच जाते हैं। पेटल्स ऑल्सो प्रोटेक्ट अदर डेलिकेट पार्ट ऑफ द फ्लावर लाइक द एंथर। तो पेटल्स के बीच में ही आपके एंथर होते हैं, मेल पार्ट होता है, तो उसको वो प्रोटेक्ट भी करके रखती है, ठीक है। थर्ड है स्टेमन, विच इज अ मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट एंड इट प्रोड्यूसेस पॉलन ग्रेन्स दैट आर येलोइश इन कलर। तो स्टेमन आपका हो गया मेल पार्ट, जो मेल सेक्स सेल यानी कि पॉलन ग्रेन प्रोड्यूस कर रहा है। पॉलन ग्रेन प्रोड्यूस मेल जर्म सेल्स। अब स्टेमन में क्या क्या पार्ट होता है, एक होता है फिलामेंट, द स्टॉक दैट होल्ड्स द एंथर। एंथर ऊपर है बट फिलामेंट नीचे है, तो वो नीचे जो फिलामेंट है वही आपके एंथर को ऊपर होल्ड करके रखा हुआ है। डायग्राम में आपको दिख रहा होगा, फिलामेंट लिखा हुआ दिख रहा है एक जगह, है ना, फिलामेंट एंथर। एक्चुअली वो लेबलिंग का वो लाइन उधर चला गया है, एक्चुअली वो लाइन इधर होना चाहिए, समझ रहे हैं क्या। डायग्राम में एंथर करके इधर बना हुआ है ना लाइन, एक्चुअली वो इधर होगा लाइन, तो आपको एंथर दिखेगा सामने स्ट्रेट, दिख रहा है क्या, ऐसा कुछ देखना। इस टाइप का जो एक फिलामेंट ऊपर गया है, दिस इज फिलामेंट, और इसमें जो ऐसा टाइप का लगा हुआ है दैट इज एंथर, समझ रहे ना। बस वो लेबलिंग ना एंथर लिखा है यहाँ पर, बट वो इधर होना चाहिए था लाइन, वो इधर चला गया है। एंड फिलामेंट भी यहाँ पे लिखा हुआ है, वो इधर होना चाहिए था, वो इधर लाइन चली गई है, तो उसको ठीक कर लेना, ठीक है। फिलामेंट एंड एंथर, ठीक है।
अब वो एंथर के अंदर ही पॉलन ग्रेन्स होते हैं, ठीक है। तो द स्टेमन ऑल्सो हैज अ फिलामेंट, द स्टॉक दैट होल्ड्स द एंथर। तो फिलामेंट एक स्टॉक है, एक बोल सकते हैं आप, एक कॉइल, मतलब फिलामेंट जैसा ही है कि एक जो आपके उस पर्टिकुलर एंथर को होल्ड करके रखा हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट है कार्पल। इट इज प्रेजेंट इन द सेंटर ऑफ अ फ्लावर एंड इज द फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। इट इज मेड अप ऑफ 3 पार्ट्स। अब कार्पल में 3 पार्ट्स हैं। एक ऊपर स्टिग्मा है, बीच में स्टाइल है, और नीचे स्वोलन बेस है जिसको हम ओवरी बोल रहे हैं, ठीक है। तो इट इज मेड अप ऑफ 3 पार्ट्स। द स्वोलन बॉटम पार्ट इज द ओवरी, द मिडिल जो लॉन्ग पार्ट है मिडिल का, दैट इज नोन एज स्टाइल, एंड द अपर पार्ट, अपर टर्मिनल पार्ट इज स्टिकी विच इज नोन एज स्टिग्मा, ताकि वहां जब पॉलन ग्रेन आके गिरे तो चिपक जाए, ऐसा ना हो कि और हवा है तो वहां से वो उड़ जाए, ठीक है। द ओवरी कंटेन्स ओव्यूल, और ओवरी के अंदर ही ओव्यूल है, एंड ईच ओव्यूल हैज एन एग सेल या फिर ओवम, जो एक्चुअली में पॉलन के साथ फ्यूज होकर के जाइगोट बनाएगा, ठीक है। नेक्स्ट, फ्लावर के टाइप लिखे हुए वो 2 लाइन में कि फ्लावर में भी यूनिसेक्सुअल, जैसे कि पपाया, वाटरमेलन के जो फ्लावर्स होते हैं वो यूनिसेक्सुअल फ्लावर होते हैं। आइदर दे विल, द फ्लावर विल हैव ओनली अ मेल पार्ट, और द फ्लावर विल हैव अ फीमेल पार्ट, ठीक है। उसको बोल रहे हैं अपन यूनिसेक्सुअल फ्लावर। व्हेन इट कंटेन्स आइदर स्टेमन और कार्पल। और बाइसेक्सुअल, जैसे हिबिस्कस, ये जो ऊपर डायग्राम दिया है वो हिबिस्कस का ही दिया हुआ है, वो रेड कलर का फ्लावर होता है ना, दैट इज हिबिस्कस। और मस्टर्ड, ये आपके बाइसेक्सुअल फ्लावर्स होते हैं। तो यानी इनको और दूसरे फ्लावर की जरूरत नहीं है, ये अपने ही फ्लावर के स्टेमन के एंथर के पॉलन को अपने ही फ्लावर के स्टिग्मा में गिरा सकते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, पॉलिनेशन। अगला स्टेप होगा आपका पॉलिनेशन। अगला स्टेप एक्चुअली फर्स्ट स्टेप ही है पॉलिनेशन, क्योंकि पॉलिनेशन होकर के जब पॉलन पहुंचेगा स्टिग्मा में तब आगे की बात बढ़ेगी, है ना। तो पहला है पॉलिनेशन इज द ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम एंथर्स ऑफ द स्टेमन। स्टेमन इज द मेल पार्ट, उसी के पास एंथर है, तो एंथर कहां पे है, स्टेमन में। तो एंथर ऑफ द स्टेमन टू द स्टिग्मा ऑफ द कार्पल। समझ रहे हैं क्या? स्टेमन का एंथर से पॉलन का ट्रांसफर होना चाहिए किसमें, कार्पल के स्टिग्मा में। कार्पल फीमेल पार्ट है, उसका एक पार्ट है स्टिग्मा, और स्टेमन मेल पार्ट है, उसका एक पार्ट है एंथर। और उसी एंथर से पॉलन का ट्रांसफर होना चाहिए फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा ऑफ द कार्पल। इसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, पॉलिनेशन, ठीक है। अब ये 2 टाइप के होते हैं, सेल्फ एंड क्रॉस। सेल्फ का मतलब क्या होता है, इफ द ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम द एंथर है, वो एंथम लिखा गया, उसको एंथर कर लेना है ना फर्स्ट लाइन में ही, एंथर। हाँ, इट द ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम द एंथर टू द स्टिग्मा अकर्स इन द सेम फ्लावर और अनदर फ्लावर ऑफ द सेम प्लांट। इसका क्या मीनिंग हुआ कि प्लांट एक है ना, ये एक फ्लावर है और ये उसी प्लांट का दूसरा फ्लावर है, या तो यहीं का पॉलन यहीं के स्टिग्मा में गिर जाए या फिर उसी प्लांट के दूसरे फ्लावर में गिर जाए स्टिग्मा में, तो दोनों ही क्या कहलाएगा, सेल्फ। कहने का मतलब क्रॉस में कोई दूसरे प्लांट की नीड होगी, बट यहां पे इस प्लांट को दूसरे प्लांट की नीड नहीं है। वो तभी पॉसिबल है जब वो बाइसेक्सुअल फ्लावर होंगे, समझ रहे हैं ना, या यूनिसेक्सुअल होंगे पर एक ही प्लांट में मेल फ्लावर भी होना चाहिए और फीमेल फ्लावर, ताकि मेल फ्लावर से स्टिग्मा, सॉरी पॉलन उड़ के फीमेल फ्लावर के स्टिग्मा में आ जाए, ठीक है। और क्रॉस क्या होगा, इफ द पॉलन इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन फ्लावर टू अनदर। बट इसमें एक ट्विस्ट है कि एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर में चला तो जाएगा, पर वो दूसरा प्लांट होना चाहिए, बट स्पीशीज सेम होना चाहिए। जैसे हवा से हो सकता है आम के पेड़ का पॉलन जाम के पेड़ के स्टिग्मा में गिर जाए, पॉसिबल है ना, क्योंकि सब हवा से हो रहा है या सब इंसेक्ट से हो रहा है। तो ऐसा नहीं होगा कि अब जाम के पेड़ में आम लगने चालू हो जाएंगे, समझ रहे हैं क्या। वो पॉलन का कोई काम नहीं होगा, सुन रहे हैं क्या। वो पॉलन जो जाम के पेड़ से आम के पेड़ तक गया है, वो
कुछ नहीं कर पाएगा वहां जाके, मतलब दैट पॉलन विल बी अ वेस्ट। समझ रहे हैं क्या? तो सेम स्पीशीज के ही प्लांट में जाना चाहिए। तभी तो देखो जो हम खेती बाड़ी करते हैं ना, जैसे जो जाम आम की खेती करते होंगे, वो एक साथ एक ही एरिया में बहुत सारे जाम के पेड़ लगाते हैं, या जो आम का जिनके बाग होते हैं वहां वो एक साथ बहुत सारे आम के पेड़ लगाते हैं, ताकि अगर आम के पेड़ से पॉलन उड़ के जाए भी तो वो किसी स्टिग्मा में गिर भी रहा है तो वो आम के ही पेड़ का स्टिग्मा हो, ताकि पॉलिनेशन हो सके और आगे फर्टिलाइजेशन हो करके सीड बने, फ्रूट बने। समझ रहे हैं क्या? एम आई क्लियर? ठीक है, तो स्पीशीज सेम होना चाहिए, भले एक ही स्पीशीज का दूसरा प्लांट होगा चलेगा, बट स्पीशीज दूसरे नहीं होने चाहिए। ठीक है, दिस ट्रांसफर ऑफ पॉलन फ्रॉम वन फ्लावर टू अनदर इज अचीव बाय एजेंट्स लाइक विंड, वाटर और एनिमल। तो डिपेंडिंग अपॉन की पॉलिनेशन कौन करवा रहा है, तो 3 एजेंट होते हैं। विंड से जा सकता है पॉलन, या इंसेक्ट्स के थ्रू जा सकता है, या वाटर के थ्रू। एक्वेटिक प्लांट्स में लगभग वाटर के थ्रू ही पॉलन ग्रेन फ्लोट होकर के एक स्टिग्मा तक पहुंचता है। बट अगेन ये सब एक्सीडेंटली होता है, ये उनको नहीं पता कि उनको उड़ के स्टिग्मा में जाना है। वो तो हवा से बहुत सारे पॉलन उड़े, है ना, बहुत सारे नीचे भी गिर गए जमीन पे, और कुछ जाके लैंड किए होंगे स्टिग्मा में। ठीक है, हाँ चलेगा ना। नेक्स्ट, ये डायग्राम भी दिया आपको, दिख रहा है सेल्फ और क्रॉस का मतलब उस डायग्राम से क्लियर हो जाएगा आपको कि विद इन द प्लांट अगर पॉलन उसी फ्लावर में गया या फिर उसी प्लांट के दूसरे फ्लावर में गया, तो वो दोनों में सेल्फ लिखा हुआ है, दिखा आपको। और क्रॉस किस में लिखा हुआ है कि बगल में उसका एक और प्लांट था, उसी फ्लावर उसी प्लांट का एक और, या उसी स्पीशीज का एक और प्लांट था, तो वहां पे अगर पॉलन उड़ के गया तो दैट इज नोन एज क्रॉस पॉलिनेशन। ठीक है, चलिए ये एक स्टेप अगर हो जाएगा, आपका पॉलन स्टिग्मा तक पहुंच जाएगा, तो अगला स्टेप होता है फर्टिलाइजेशन। ठीक है, और फर्टिलाइजेशन में भी क्या होगा, ओव्यूल यहाँ नीचे है, तो आपके पॉलन को नीचे तक आना पड़ेगा टू फ्यूज इट विथ ओवम, है ना। यहाँ पे आपका ओवरी है, दिस इज ओव्यूल, और ओव्यूल के अंदर ओवम है, तो इस पॉलन को यहां तक आना पड़ेगा टू फ्यूज विथ ओवम। और उसके लिए वो पॉलन क्या करता है, एक ट्यूब बनाता है विच इज नोन एज पॉलन ट्यूब, और उस पॉलन ट्यूब से ही वो अंदर ओव्यूल तक या ओवम तक पहुंच पाता है। तो गिरेंगे 2-3 पॉलन शायद, और तीनों चारों अपने ट्यूब्स भी बनाना चालू करेंगे, बट कोई एक ही है जो लास्ट नीचे तक पहुंच पाएगा। ठीक है, और अगर कोई गलत फ्लावर में चला गया पॉलन, तो ट्यूब बनेगा ही नहीं। ठीक है, मतलब अपन ने पढ़ा था ना केमीट्रोपिज्म, कीमोट्रोपिज्म, तो ये केमियोट्रोपिज्म में एग्जांपल हमने ये लिखा था कि कीमोट्रोपिज्म में ये होता है ऐसा। ठीक है, तो वहां पर वो केमिकल अलग ही रहेगा, तो वो क्या होगा, पॉलन ट्यूब बनेगा ही नहीं अगर गलत फ्लावर में वो पॉलन जाकर के लैंड हुआ तो। ठीक है, चलिए फर्टिलाइजेशन में आते हैं। द फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन। ये डेफिनेशन सेम रहेगी हमारे में भी कि द मेल एंड फीमेल गैमेट के फ्यूजन को क्या बोलते हैं, फर्टिलाइजेशन। द प्रोडक्ट ऑफ फर्टिलाइजेशन इज कॉल्ड अ जाइगोट। ये भी हमारे में सेम रहेगा कि जब दोनों का फ्यूजन होता है तो दे फॉर्म अ सिंगल सेल, एंड दैट सिंगल सेल इज नोन एज जाइगोट, जिसमें वो दोनों पेरेंट के कैरेक्टर्स होंगे, क्योंकि वो बना भी दोनों पेरेंट के गैमेट से है, सेक्स सेल से है, तो दोनों के कैरेक्टर्स होंगे, अनलाइक एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जहां पे सिंगल पेरेंट ही इन्वॉल्व था। ठीक है, ओके, द जाइगोट अंडरगोज सेवरल राउंड्स ऑफ मिटोसिस। अब देखो यहां मिटोसिस होता है, लेकिन मिटोसिस किसके लिए, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए। मियोसिस सेक्स सेल्स के लिए है। तो जाइगोट तो सिंगल सेल हुआ ना, अब यही डिवाइड होगा, फिर डिवाइड होगा, ऐसे करके मास ऑफ सेल बनेगा, एम्ब्रियो बनेगा, फीटस। ये हमारी बात कर रहे हैं अपन, है ना, कि हमारे में पहले वो जाइगोट होता है, फिर डिवाइड हो करके एम्ब्रियो बनता है, फिर और डिवाइड हो करके ग्रोथ होती है, ऑर्गेन्स डेवलप होने चालू होते हैं, एंड द स्टेज जहां हम उसके बॉडी पार्ट्स आइडेंटिफाई करना चालू कर दें कि हाँ ये पैर है, ये हाथ है, ये सर है ना, तब अपन उस स्टेज को बोलते हैं फीटस। ठीक है, and develops into an embryo. Subsequently, the embryo develops into a new individual. ठीक है, तो ये स्टेप्स हमारे में भी होंगे। ठीक है, चलिए
क्या क्या इवेंट्स होते हैं लीडिंग टू फर्टिलाइजेशन? पहला है अ राइप स्टिग्मा सेक्रीट्स अ सब्सटेंस विच इंड्यूस द पॉलन ग्रेन ऑन इट टू जर्मिनेट। देखिए वही सब्सटेंस, वही है केमिकल, कि जो स्टिग्मा है वो एक, जैसी पॉलन उस पर आके गिरेगा तो वो एक केमिकल रिलीज करेगा, एंड दैट केमिकल विल इंड्यूस द पॉलन ग्रेन्स टू स्टार्ट पॉलन ट्यूब। अब अगर वो गलत पॉलन होगा तो वो पॉलन ट्यूब स्टार्ट नहीं कर पाएगा, ठीक है? तो इंड्यूस द पॉलन ग्रेन्स ऑन इट टू जर्मिनेट बाय सेंडिंग आउट पॉलन ट्यूब ऑल द वे डाउन टू स्टाइल ऑन द वे, सॉरी, ऑल द वे डाउन वाया स्टाइल टू द ओवरी करना। वो TIRE छोड़ दो, उसको काटना, TIRE जो लिखा है ना, वाया स्टाइल टू द ओवरी, वाया स्टाइल, स्टाइल से होते हुए ओवरी तक जाएगा, टू द ओवरी, ठीक है? क्लियर है पहला पॉइंट? कि जैसे ही पॉलन आकर के स्टिग्मा पे गिरेगा, दैट स्टिग्मा विल secrete a chemical and that chemical will induce the pollen grains to produce pollen tube, ठीक है? और वो pollen tube स्टाइल से होते हुए कहां तक जाएगा? ओवरी तक आएगा, ठीक है? चलिए सेकेंड पॉइंट पढ़ते हैं। द pollen tubes, टब्स लिखा है, ट्यूब कर लेना उसको। द pollen tubes या pollen tube continue to grow until it reaches the ovule। वो pollen tube नीचे जाता जाएगा जब तक वो ओव्यूल तक नहीं पहुंचता। इट पासेस थ्रू द माइक्रोपाइल इनटू द ओव्यूल, मतलब माइक्रोपाइल एक पार्ट है ओवरी का ही, उसको पास करके वो ओव्यूल तक जाएगा, क्योंकि ओवरी के अंदर ओव्यूल है, ठीक है? थर्ड, दिस पॉलन ट्यूब कैरीज अ मेल गैमेट टू मीट अ फीमेल गैमेट इन अ ओव्यूल। ओव्यूल के अंदर फीमेल गैमेट है, ओवम, एग, और आपका मेल गैमेट इसी पॉलन ट्यूब से उस ओव्यूल के अंदर जो ओवम प्रेजेंट है वहां तक पहुंचेगा, ठीक है? उससे मिलेगा। The male germ cell produced by pollen grain fuses with the female gamete present in the ovule. This fusion of the germ cells or fertilization gives us the zygote. Ultimately, जब ये दोनों मिल जाएंगे, they will form a zygote, which is capable of growing into a new plant. But तब जब ये zygote भी change होकर के seed बन जाएगा, तब उस seed से अपन एक नया plant develop कर सकते हैं, ठीक है? और अभी भी चीजें खत्म नहीं हुई, अभी तो सिर्फ जाइगोट बना है। अभी ये जाइगोट डिवाइड होकर के एम्ब्रियो बनेगा, ओव्यूल जो है पूरा ओव्यूल, वो ओव्यूल पूरा सीड बन जाएगी, बीज, और जो ओवरी है वो बन जाएगा फ्रूट। समझ रहे ना? इसलिए पहले फ्लावर आता है और फिर फ्रूट आता है उस प्लांट्स में, ठीक है? चलिए आगे बढ़ते हैं। द चेंजेस दैट टेक प्लेस इन अ फ्लावर आफ्टर फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन के बाद फ्लावर में क्या क्या चेंजेस होने वाले हैं? सबसे पहला चेंज क्या होगा? द ओव्यूल डेवलप्स अ टफ कोट एंड इज ग्रेजुअली कन्वर्टेड इनटू अ सीड। समझ गए क्या? ये जो ओव्यूल है जो अभी फ्यूज हो चुका है, अंदर ओव्यूल और यानी कि ओवम और पॉलन का फ्यूजन हो चुका है ना? अब यही ओव्यूल क्या होगा? एक आउटर हार्ड कवरिंग प्रोड्यूस कर लेगा, क्योंकि सीड्स बाहर से हार्ड होती हैं। आप मैंगो की सीड ले लो, है ना, आप गुआवा की सीड्स ले लो, ये सब बाहर से कैसी होती हैं? हार्ड, क्योंकि उनको पता है कि अंदर कौन है? एम्ब्रियो। अंदर एम्ब्रियो है जो कि अभी बड़ा होकर के प्लांट बनने वाला है, तो उसको एक प्रोटेक्टिव कवरिंग देने के लिए ओव्यूल एक हार्ड कवर में बदल जाती है, ठीक है? और ओवरी और उसको प्रोटेक्ट करने के लिए बाहर से फ्रूट बन जाता है। समझ रहे क्या? तो एक कुशन जैसा मिल जाएगा सीड को भी, और सीड के अंदर एम्ब्रियो है। The ovule develops a tough coat and is gradually converted into a seed which contains the future plant, जिसको एम्ब्रियो बोल रहे हैं अपन, which develop into a seedling under appropriate condition। जब इस बीज को हम सॉइल में सो करेंगे और जब पानी डालेंगे, फर्टिलाइजर्स डालेंगे, तब ये जाकर के एक न्यू प्लांट बनना स्टार्ट करेगा, ठीक है? तभी बोल रहे हैं फ्यूचर प्लांट है ये। तो ऐसे कभी बार बोलते हैं ना कि कुछ बीज खा लेते तो पेट में पेड़ उग जाएगा। कैसे उगेगा पेट में पेड़? हाँ हाँ, वो भी है, पर वो ऐसा नहीं होगा ना, मतलब वो सिर्फ बोलते हैं ऐसा कि पेड़ में उग जाएगा। उसको वो कंडीशन ही नहीं मिलेगी ना जहां पे सीड्स आपका जर्मिनेट होकर के पेड़ बना ले। Second changes. The zygote divides several times to form an embryo within the ovule. That is, the ovum develops into the embryo of the seed.
द एम्ब्रियो डेवलप्स इनटू अ सीडलिंग, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड जर्मिनेशन। पर वो एम्ब्रियो सीडलिंग में तभी डेवलप होगा जब उसको अप्रोप्रिएट कंडीशंस मिलेगी, मॉइस्चर चाहिए, एयर चाहिए, ठीक है। थर्ड है द ओवरी ग्रोज रैपिडली, और अल्टीमेटली ये ओवरी क्या बन जाएगा, फ्रूट। और आपके जितने भी पार्ट्स बचे हैं फ्लावर के, सेपल, पेटल, स्टेमन का काम भी हो गया, तो ये सब क्या हो जाएंगे, झड़ जाएंगे। दे में श्रिवल, और श्रिवल एंड होगा, वो एंड नहीं होगा, ए एंड डी, एंड दे में श्रिवल एंड फॉल ऑफ, वो गिर जाएंगे, ठीक है, वो टूट के गिर जाएंगे क्योंकि उनका काम हो गया है, ठीक है। दिस इज हाउ अ फ्लावर हैज बीन कन्वर्टेड इनटू अ फ्रूट। तो फ्लावर का जो ओवरी था वो फ्रूट बन गया, फ्लावर में ओवरी के अंदर जो ओव्यूल था वो सीड बन गया, और सीड के अंदर मतलब वो ओव्यूल के अंदर जो पॉलन गया था, ओवम के साथ फ्यूज हुआ, वो एम्ब्रियो बन गया, ठीक है। चलिए अगला प्रोसेस जर्मिनेशन है। अब वो सीड बन चुकी है, अब उस सीड को जर्मिनेट करेंगे। तो सीड जर्मिनेशन इज द बेसिक स्टेज ऑफ द ग्रोथ ऑफ एनी प्लांट। अ सीड कंटेन्स द एसेंस ऑफ अ प्लांट इन अ रेस्टिंग एम्ब्रियोनिक कंडीशन। अभी वो रेस्ट कर रहा है एम्ब्रियो, है ना, जब तक वो सीड, आप कैसे तो बहुत सारे बीज हम रखे रहते हैं ना, मार्केट से भी आपको बीज मिलते हैं, तो वो तो रखे रहते हैं बीज को। तो बीज को जब हम प्रॉपर कंडीशन देंगे तभी वो जर्मिनेट होना स्टार्ट करेगा, ठीक है। अदरवाइज तब तक वो क्या होगा, अंदर सोता रहेगा, डोरमेंट स्टेज में रहेगा, ठीक है। रेस्टिंग कंडीशन, एम्ब्रियोनिक कंडीशन। व्हेनेवर अ सीड गेट्स अ फेवरेबल एनवायरनमेंट, द स्टेजेस ऑफ जर्मिनेशन स्टार्ट टेकिंग प्लेस। एक फेवरेबल एनवायरनमेंट के बाद ही जर्मिनेशन प्रोसेस स्टार्ट होगा। एम्ब्रियो का एक पार्ट स्टेम बन के ऊपर की तरफ आएगा और दूसरा पार्ट रूट बन के नीचे की तरफ जाएगा। उनके नाम भी होते हैं, है ना, रेडिकल एंड प्यूम्यूल। पीछे आपको दिख रहा होगा डायग्राम कि कैसे सीड से एक प्लांट धीरे धीरे डेवलप होना चालू हो रहा है। हमने स्टार्ट किया था सीड से। सीड के पास दो पार्ट होते हैं, एक रेडिकल, आर फॉर रेडिकल, आर फॉर रूट, और एक प्रीम्यूल होता है जो आगे जाके स्टेम बनता है, और रेडिकल नीचे जाके रूट बनता है, ठीक है। ओके, द सीड कोड इज द आउटर, कहां तक पहुंचे थे, हाँ। Whenever a seed gets a favorable condition या favorable environment, the stages of germination starts taking place. A dormant seed lying in the ground, एक डोरमेंट सीड मतलब जिस सीड के अंदर उसका एम्ब्रियो अभी सो रहा है, अगर उसको अपन ने ग्राउंड में रख भी दिया तो इट नीड्स वार्मथ, ऑक्सीजन एंड वाटर। ये तीन चीज तो चाहिए, गर्माहट, पानी भी चाहिए और एयर भी चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए, टू डेवलप इनटू अ प्लांट, ठीक है। The seed coat is the outer covering of a seed which protects the embryo from any kind of damage caused by the natural elements or due to the invasion of parasites and prevent it from drying. The endosperm inside the seed coat contains a temporary nutritional reserve. मतलब कुछ खाने के लिए भी होता है अंदर एम्ब्रियो के लिए, न्यूट्रिशन उसको मिलता रहे जो एम्ब्रियो अंदर है, वरना इट विल बिकम डेड, ठीक है। तो न्यूट्रिशनल रिजर्व विच इज पैक्ड अराउंड द एम्ब्रियो इन द फॉर्म ऑफ कॉटलिडेंस। सीड्स में कॉटलिडेंस पढ़ते थे, डाइकॉट एंड मोनोकॉट होते हैं। ऐसे जो जिनके पास दो कॉटलिडेंस होते हैं उनको डाइकॉट्स बोलते हैं, और जिनके पास एक कॉटलिडन होता है उनको मोनोकॉट्स बोलते हैं। और इन्हीं कॉटलिडेंस में उनके लिए क्या होता है, फूड रिजर्व होता है। Seed germination is a process which involves emergence of a plant from the seed when proper temperature, humidity and sunlight are provided. तो ये आपका germination का definition हो गया ना, कि it is the process which involves emergence of a plant, seed से plant बनना start होना, इसी process को germination बोलते हैं, जिसमें उसको क्या क्या चीज की जरूरत है, एक proper temperature, air, water, ठीक है, and sunlight। चलिए वेरियस स्टेजेस ऑफ जर्मिनेशन में आते हैं कि एक एक करके क्या क्या एक्टिविटीज होती हैं। तो जर्मिनेशन स्टार्ट्स विद रैपिड अपटेक ऑफ वाटर बाय द सीड, होगा वो, सेंड नहीं होगा, सीड कर लो उसको। रैपिड अपटेक ऑफ वाटर बाय द सीड थ्रू इट्स माइक्रोपाइल। माइक्रोपाइल मतलब एक ओपनिंग जैसा होगा जहां से पानी एंटर करना स्टार्ट करेगा सीड में, ठीक है। तो उससे क्या होगा, सीड का जो कवर है ना, बाहर का कोट, हार्ड कोट, वो थोड़ा नरम हो जाएगा, जिससे वो रेडिकल और प्यूम्यूल बाहर आ पाएंगे। The first visible indication of germination is swelling of the seed with a resultant increase in weight. ऐसा होता है, सीड पहले फूलती है ना, उनके वेट में इंक्रीमेंट भी हो जाता है, वॉल्यूम बढ़ जाता है उनका क्योंकि फूल रही हैं,
इट इज ऑल्सो अकम्पनीड बाय सॉफ्टनिंग ऑफ सीड कोट, और ऊपर से सीड कोट सॉफ्ट होने लगता है। ये सब इंडिकेशन है कि जर्मिनेशन होना चालू हो गया है। Absorption of water causes a number of psychological changes in the seeds. Germinating seeds exhibit increased respiratory activity, देखिए अब एम्ब्रियो उठ गया है, अभी तक एम्ब्रियो सो रहा था, अब उठेगा तो उसकी एक्टिविटी बढ़ेगी ना। जब तक हम सोते हैं, जब तक हम शांत रहते हैं, तो जैसे ही उठते हैं फिर खाना खाना है, भागना दौड़ना है, तो अब वो भी वैसे ही स्टेज में आ गया है कि अब वो एक, उसको भी एनर्जी, मतलब खाने की रिक्वायरमेंट उसकी बढ़ेगी, ठीक है। तो ये सब उसके अंदर चेंजेस होंगे, रेस्पिरेटरी एक्टिविटी बढ़ेगी। The embryo produces enzymes which convert the food material stored in the cotyledons or endosperm into the soluble form usable by the growing embryo. जो cotyledons में जो food reserve थे, उनको भी वो खाना start करेगा। Once the food is made available, cell division activity starts. अब वो division start करेगा। अभी तक वो सोया हुआ था, dormant stage में था, अब cell activity यानी कि division वाली activity start हो जाएगी in the growing embryo. That is radicle and plumule. रेडिकल जाकर के फ्यूचर रूट बनेगा और प्लीम्यूल जाकर के फ्यूचर स्टेम बनेगा। द ग्रोथ ऑफ द एम्ब्रियोनिक टिश्यू रप्चर्स द सीड कोट। अब जो क्योंकि ग्रोथ हो रही है, जगह चाहिए उनको भी, तो इस तरीके से वो सीड कोट क्या हो जाएगा, अब ब्रेक हो जाएगा। सॉफ्ट तो ही चुका था, पानी डालने से वो सीड कोट सॉफ्ट तो हो ही गया था। अब जैसे ही वो ग्रोथ कर रहे हैं तो अल्टीमेटली दैट विल कम आउट एंड इट विल ब्रेक द सीड कोट, रेडिकल एंड प्लीम्यूल, ठीक है। The growing plant emerges out. The part of the plant that first emerges from the seed is the embryonic root, known as the radicle. The radicle allows the seedling to anchor itself. अब वो नीचे जाके एक पकड़ बनाएगा, एंकर मतलब पकड़ बना लेना नीचे, ठीक है। एंकर इटसेल्फ टू द ग्राउंड, ग्राउंड में वो पकड़ बना लेगा एंड स्टार्ट एब्सॉर्बिंग मिनरल्स एंड वाटर फ्रॉम द सॉइल। सॉइल में हम वाटर मिनरल डाल रहे हैं, अब वो एब्सॉर्ब करना स्टार्ट करेगा। After the root starts absorbing water, an embryonic shoot emerges. तो पहले रूट बाहर आया रेडिकल, अब धीरे से सीड भी स्टेम भी बाहर आने वाला है, प्लीम्यूल। The embryonic shoot emerges from the seed. This shoot comprises of three main parts: the cotyledons, which are seed leaves, the hypocotyl section of shoot below the cotyledons, and the epicotyl section of shoot above the cotyledons. ये नाम ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है अभी के रेस्पेक्ट में, ठीक है। बट डायग्राम से आपको समझ आएगा कि पहले देखो रूट नीचे आया, अब फिर शूट स्टार्ट हुआ है ऊपर की तरफ, ठीक है। तो ये आपका पूरा हो गया प्लांट का रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, क्लियर है। तो फर्स्ट स्टेप वाज पॉलिनेशन, सेल्फ एंड क्रॉस। सेकेंड स्टेप इज फर्टिलाइजेशन। पर फर्टिलाइजेशन के पहले डेवलपमेंट ऑफ पॉलन ट्यूब। तो वो डायग्राम जहां पे पॉलन ट्यूब आ रहा है, वो डायग्राम भी इंपॉर्टेंट है ना, वो ये वाला डायग्राम है। अच्छा, इसमें दिया नहीं है क्या? नहीं दिया है, यही वाला मेन इवेंट्स लीडिंग टू फर्टिलाइजेशन वाले में जो नीचे डायग्राम है ना, दैट इज इंपॉर्टेंट। क्योंकि वहां पे आपको दिख रहा है कि एक पॉलन ट्यूब, दो तीन पॉलन ट्यूब है, और उनसे क्या निकल रहा है, पॉलन, मतलब पॉलन ग्रेन्स है, पॉलन ट्यूब निकल रहा है, पर एक ही पॉलन ट्यूब नीचे तक पहुंच पाया, दिख रहा है। तो वो आपका प्रोसेस है पॉलिनेशन और फर्टिलाइजेशन के बीच का। जब तक पॉलन ट्यूब ओव्यूल तक नहीं पहुंचेगा, तब तक पॉलन ओव्यूल तक नहीं पहुंच पाएगा और फर्टिलाइजेशन नहीं हो पाएगा, ठीक है। एंड वंस द फर्टिलाइजेशन इज डन, है ना, वो जाइगोट डिवाइड होकर के एम्ब्रियो बन के सेटल हो जाएगा, अब वो सो जाएगा, है ना। अब वही ओव्यूल सीड कोड बना लेगा, ओवरी फ्रूट बना लेगा, बाकी पार्ट्स झड़ जाएंगे। अब हमें सीड मिल गया है, ठीक है। ऐसे सीड्स पूरे मार्केट में चले गए हैं। अब आपको खरीदना है, जिस भी प्लांट को आपको उगाना है तो उसके सीड जाके खरीदो। उस सीड में उसका एम्ब्रियो होगा जो सो रहा होगा, उसको आपको जगाना है। कैसे जगाना है? सॉइल में डाल के। सॉइल में डालोगे तो उसको सॉइल मिलेगा, क्या क्या मिलेगा, एयर मिलेगा, वार्मथ मिलेगा, वाटर मिलेगा, उठ जाएगा, उठेगा और सबसे पहले अपना रूट नीचे डालेगा, सीड कोट सॉफ्ट हो जाएगा, तो रेडिकल सीड कोट को फाड़ते हुए नीचे चला जाएगा और एंकर कर लेगा अपने आप को, और एंकर करके वो सॉइल से मिनरल्स और वाटर अब्सॉर्ब करना स्टार्ट कर देगा, और फिर वो ऊपर की तरफ बढ़ना चालू होगा, ठीक है। तो रेडिकल प्लीम्यूल, क्लियर है। तो पॉलिनेशन, फर्टिलाइजेशन, जर्मिनेशन, ये जर्मिनेशन ही तो है। जर्मिनेशन में तो ऐसे बाहर आता है ना,
रूट्स एंड शूट्स। ठीक है, चलिए कमिंग ऑन टू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन बींग्स। तो ऑर्गेनिज्म दैट रिप्रोड्यूस सेक्सुअली डू सो वाया द प्रोडक्शन ऑफ सेक्स सेल्स कॉल्ड गैमेट्स। वही चीज है इन ह्यूमन मेल सेक्स सेल्स और स्पर्मेटोजोआ, जिसको स्पर्म बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में, इसका ऐसे नाम है स्पर्मेटोजोआ, शॉर्ट फॉर्म में इसको स्पर्म सेल्स बोल लेते हैं, आर रिलेटिवली मोटाइल। मोटाइल मतलब मोटा नहीं है, मोटाइल मतलब क्या होता है? हाँ, मोटाइल मतलब मोबाइल, और मोबाइल मतलब मूविंग, यानी कि स्पर्म कैन मूव। तो मोटाइल मतलब क्या होता है? द वन विच कैन मूव इज मोटाइल। तो इन ह्यूमंस मेल सेक्स सेल्स और स्पर्मेटोजोआ आर रिलेटिवली मोटाइल या मूवेबल। फीमेल सेक्स सेल्स कॉल्ड ओवा या एग्स या ओवम आर नॉन मोटाइल। ये मूव करेंगे बट इनको थोड़ा सा मूव कराने के लिए हमें टिश्यूज की हेल्प लगेगी। जैसे ये फेलोपियन ट्यूब से मूव करते हुए आएंगे तो फेलोपियन ट्यूब विल हेल्प देम इन मूविंग। अब उसमें क्या है ना, स्पर्म में उसके पास हेड और टेल भी है, इसके पास स्पर्म के पास, तो वो अपनी टेल की हेल्प से मूव करता है वो सिंगल सेल, बट इट हैज गॉट अ हेड एंड अ टेल पार्ट। दैट टेल पार्ट हेल्प्स द स्पर्म टू मूव, और वो मूव करके ओवम तक पहुंचता है टू फ्यूज इट। ठीक है, तो ऐसे बहुत सारे स्पर्म रन टुवर्ड्स दैट सिंगल ओवम, बट ओनली द वन स्पर्म कैन फ्यूज इट। ठीक है, एंड दैट टू फ्यूजन तब होना चाहिए व्हेन द एग इज लिविंग, बिकॉज ओवरी से एग निकलने के बाद इट डाइज ऑफ इन 24 to 48 आवर्स। अगर उस बीच में फर्टिलाइजेशन हो गया देन इट विल रिजल्ट इनटू जाइगोट, अदरवाइज वो फर्टिलाइजेशन काम का नहीं है। ठीक है, चलिए फीमेल सेक्स सेल्स कॉल्ड ओवा और एग्स आर नॉन मोटाइल एंड मच लार्जर इन कंपैरिजन टू द मेल गैमेट। है वो भी सिंगल सेल बट वो सेल बड़ा है। व्हेन these cells fuse in a process called fertilization, यहां भी उस फ्यूजन प्रोसेस का नाम क्या है? फर्टिलाइजेशन। द रिजल्टिंग सेल, उसका भी नाम सेम है, जाइगोट, कंटेन्स अ मिक्स ऑफ इनहेरिटेड जीन्स, 23 इधर से 23 उधर से, मिक्स ऑफ इनहेरिटेड जीन्स फ्रॉम द फादर एंड द मदर। ह्यूमन सेक्स सेल्स आर प्रोड्यूस्ड इन रिप्रोडक्टिव सिस्टम organs called gonads, testes in male, ovaries in female. These are our gonads या सेक्स ऑर्गन्स बोल लो। ये सेक्स ऑर्गन्स हैं जो ये सेक्स सेल्स प्रोड्यूस कर रहे हैं। समझ में आ रहा है क्या? ठीक है, तो टेस्टीज अपार्ट फ्रॉम मेकिंग हॉर्मोन्स, वो पढ़ चुके हैं अपन हॉर्मोन्स, टेस्टोस्टेरॉन एंड ओवरी वाला प्रोजेस्टेरॉन, एस्ट्रोजन, तो वहां पे हमने उनके हॉर्मोन्स के बारे में बात की थी। बट यहां हम उनके सेक्स सेल्स के बारे में बात करने वाले हैं कि उनका प्राइमरी काम तो सेक्स सेल्स बनाना ही है। ठीक है, gonads produce sex hormones needed for the growth and development of primary and secondary reproductive organ and structure। ये हमने वहां भी पढ़ा था कि टेस्टोस्टेरोन का काम क्या है। फर्स्ट काम है कि इट हेल्प्स इन द प्राइमरी ग्रोथ ऑफ सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन्स। सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन्स क्या क्या हुए थे? मेल में आपका सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन क्या क्या था? मेल में प्राइमरी सेक्स ऑर्गन टेस्टीज है, और फीमेल में प्राइमरी सेक्स ऑर्गन ओवरी है। प्राइमरी क्यों, मेन क्यों? क्योंकि ये नहीं होंगे तो स्पर्म और ओवम नहीं बनेगा, इसलिए ये प्राइमरी है, मेन है। और बाकी जितने ऑर्गन जो हेल्प कर रहे हैं उनको हम सेकेंडरी बोल रहे हैं। जैसे कि मेल में टेस्टिस के अलावा वास डेफरेंस जो होता है, द स्पर्म डक्ट, वो स्पर्म को यूरेथ्रा तक लाने में हेल्प करता है, पेनिस तक लाने में हेल्प करता है। सेकेंडली आपका पेनिस जो है दैट इज ऑल्सो अ सेकेंडरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, बिकॉज इट हेल्प्स इन इंजेक्टिंग द स्पर्म इन द फीमेल बॉडी। तो अल्टीमेटली स्पर्म बना है टेस्टिस में, पर पहुंचाया बाकी लोगों ने मिलके। समझ रहे हैं? इन द सेम वे फीमेल में एग बनाया है ओवरी ने, बट उसको वहां तक बाहर तक लाने का काम, फिर अगर वो फर्टिलाइज हो जाए तो उसको आगे उसके ग्रोथ का काम यूट्रस को करना है। तो दे आर सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन्स। तो इनका डेवलपमेंट हॉर्मोन्स ही देखते हैं। ठीक है, सेकेंड, जितने भी मेल में सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स हैं और फीमेल में जो सेक्सुअल कैरेक्टर्स हैं
वो भी इन हॉर्मोन्स के कारण ही डेवलप होना चालू होते हैं एट दिस एज, जिस एज में आप लोग अभी हैं, ठीक है। तो उसी स्टेज को हम क्या बोलते हैं, प्यूबर्टी, एडोलेसेंस। तो प्यूबर्टी इज द एज और पीरियड when the reproductive organs of a child starts functioning. The reproductive organ starts functioning from this point of time. मतलब the testes starts forming sperm and ovary starts forming egg. Before puberty ये नहीं हो रहा था, ना मेल में स्पर्म बन रहा था, ना फीमेल में एग बन रहा था. But as soon as the puberty reached, this process started in male and female. ठीक है, okay. So in girls, puberty is reached या achieved at the age of 10 to 12 years of age, and in boys at 13 to 14 years of age. तो रेंज है, ऐसा नहीं कि सबका 10 या 12 में ही हो जाएगा, तो इसलिए रेंज है, डिपेंडिंग अपॉन देयर बॉडी, थोड़ा रेंज में प्यूबर्टी स्टार्ट होता है पर्सन टू पर्सन, ठीक है. Both the male and the female reproductive system do not perform their function continuously from birth onwards. Birth onwards ये चालू नहीं होता है, प्यूबर्टी के बाद ही स्टार्ट होगा. In the same way, for instance, the respiratory system, बाकी सारे सिस्टम अपना काम चालू कर देते हैं बर्थ से ही. मतलब रेस्पिरेटरी सिस्टम नहीं है कि प्यूबर्टी का वेट करेगा तब उसके बाद सांस लेना चालू करेंगे, ऐसा नहीं है ना. तो बाकी सारे सिस्टम हमारे, डाइजेस्टिव सिस्टम, नर्वस सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, सब काम कर रहे थे. बट रिप्रोडक्टिव सिस्टम वेट करा था सही समय आने का, जब आप मैच्योर हो जाओ, ठीक है. तो नर्वस सिस्टम और डाइजेस्टिव सिस्टम एक्सेट्रा. In fact, the reproductive organs do not start to function until puberty. When this happens, reproductive system also has effects on other system all around the body. Changes होते हैं हमारी बॉडी में at the time of puberty. हमारी बॉडी में काफी सारे changes हम ऑब्जर्व करते हैं. When this happens, the reproductive system also has effects on other organs all around the body. Secondary sexual characteristics, obviously, these stages are different in two sexes, but there are some similarities. तो दोनों में अलग अलग प्यूबर्टी में क्या क्या चीजें होती हैं, पॉइंट वाइज लिखा हुआ है कि व्हाट आर द चेंजेस सीन इन द बॉडी ऑफ अ मेल एट द टाइम ऑफ प्यूबर्टी, या बॉय बोलना चाहिए, एट द टाइम ऑफ प्यूबर्टी, एंड व्हाट आर द चेंजेस सीन इन द गर्ल्स एट द टाइम ऑफ प्यूबर्टी. जैसे मेल के लिए पढ़े या फिर अपन बॉयज के लिए देखें, तो पहला क्या है, देयर इज अ स्लो ग्रोथ ऑफ थिक हेयर्स ऑन फेस, दैट इज दाढ़ी मूंछ आना चालू हो जाती है. दैट इज अ सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर which starts at puberty. Second, hairs in the armpit and pubic region. Armpit समझ गए ना, बगल को बोलते हैं armpit. तो यहाँ पे hairs आने चालू हो जाते हैं. And pubic region है, यानी कि reproductive, जहां हमारे reproductive organs हैं, उनको pubic region बोलते हैं, ठीक है. तो वो गलती से या फ्लो में public region ना पढ़ा जाए, इसलिए वो pubic है, याद रखना ना, because pubic नहीं है, मतलब public नहीं है, that is a private region. तो वो pubic है, ठीक है, क्योंकि थोड़ा बस एल का फर्क है वहां पे, पर पढ़ने में पब्लिक ही आएगा, क्योंकि हम कभी प्यूबिक सुने नहीं है ना, पहली बार पढ़ेंगे तो पब्लिक पढ़ लेंगे उसको, तो ध्यान देंगे वो प्यूबिक है, वहां स्पेलिंग मिस्टेक नहीं है, ठीक है, वरना उसको करेक्ट कर देंगे पब्लिक रीजन, ठीक है. थर्ड है ब्रॉडनिंग ऑफ शोल्डर, कि शोल्डर ब्रॉड होने चालू हो जाएंगे, ठीक है. देयर वॉइस बिगिंस टू क्रैक एंड देयर शोल्डर्स बिकम ब्रॉड. वॉइस क्रैक होने का मतलब है कि द वॉइस विल गो इन दैट लो फ्रीक्वेंसी रीजन, और फीमेल की वॉइस हाई फ्रीक्वेंसी रीजन में चली जाएगी. द पेनिस ओकेशनली बिगिंस टू बिकम एनलार्ज्ड एंड इरेक्ट. तो दीज आर सम नेचुरल पॉइंट्स जो प्यूबर्टी के समय बॉयज में होते हैं, और इन सबको कंट्रोल कौन कर रहा है, मेल हार्मोन टेस्टोस्टेरॉन, मेल सेक्स हार्मोन नोन एज टेस्टोस्टेरॉन. ये सब अपन पढ़ चुके हैं, जितने भी ऊपर कैरेक्टरिस्टिक लिखी है ना, हमने अपने हार्मोन वाले चैप्टर में पढ़ा है कि इट इज सेक्रेटेड बाय टेस्टिस, और फंक्शन क्या है, और टेस्टिस कहां प्रेजेंट है, ये सब अपन ने देखा है उसमें, ठीक है. नेक्स्ट, गर्ल्स में क्या क्या प्यूबर्टी के समय चेंजेस आते हैं बॉडी में. इन गर्ल्स द ब्रेस्ट साइज बिगिंस टू इंक्रीज विद डार्कनिंग ऑफ द स्किन ऑफ द निपल्स एट द टिप्स ऑफ द ब्रेस्ट. एक्चुअली निपल्स सब में होते हैं, तभी हम मैमल्स है ना, बिकॉज मैमल्स हैव मेमोरी ग्लैंड्स, एंड मेमोरी ग्लैंड्स मतलब होता है निपल्स, ठीक है. बट फीमेल में ये एनलार्ज होकर के ब्रेस्ट बन जाते हैं, जस्ट बिकॉज फीमेल हैव टू फीड देयर यंग वंस इन द लेटर स्टेज व्हेन दे बिकम मदर, दे हैव टू फीड देयर young ones. So that is the reason why
the size increases so that milk production can take place at that place. ठीक है. Hair in the armpit region and pubic region यहां भी होगा. Broadening of hips and thighs because इनके जब reproductive organ का enlargement होता है, यूट्रस बड़ा होता है ना, तो अल्टीमेटली द हिप्स रीजन broadens. गर्ल्स बिगिन टू मेंस्ट्रुएट एट अराउंड दिस टाइम, मतलब इस एज पे प्यूबर्टी में ही मेंस्ट्रुएशन स्टार्ट हो जाता है. यानी कि द अनफर्टिलाइज्ड एग, जो फर्टिलाइज नहीं हो, क्योंकि एग तो बनना स्टार्ट हो चुका है 13-14 ईयर से, बट वो फर्टिलाइज अभी नहीं हो रहा है. ठीक है, तो अगर वो फर्टिलाइज नहीं हो रहा है तो इट विल कम आउट एज टिश्यू एंड ब्लड. तो दैट कमिंग आउट ऑफ टिश्यू एंड ब्लड इज नोन एज मेंस्ट्रुएशन. ठीक है, विच इज अ साइक्लिक प्रोसेस, एक पीरियोडिक प्रोसेस है जो हर मंथ होता है. समझ रहे? टिल द एग फॉर्मेशन स्टॉप्स, जब तक एग फॉर्मेशन बंद नहीं होगा तब तक ये मेंस्ट्रुएशन भी बंद नहीं होता इन फीमेल. तो एट द एज ऑफ 40 to 45, है ना, तब तक जब आप 40 to 45 तक पहुंचेंगे तब जाकर के एग फॉर्मेशन बंद हो जाएगा. नाउ यू विल नो लॉन्गर बी एबल टू रिप्रोड्यूस, बट स्पर्म फॉर्मेशन लॉन्ग लाइफ, मतलब लाइफ लॉन्ग रहता है इन मेल, बट एग फॉर्मेशन स्टॉप एट अ पर्टिकुलर एज विच इज अराउंड 40 to 45. अगेन वो भी एक रेंज में आता है, क्योंकि कुछ लोगों का 40 में स्टॉप हो जाता है एग फॉर्मेशन, किसी का 42, किसी का 45. दैट फेज इज नोन एज मेनोपॉज. पॉज हो गया, स्टॉप. ठीक है, तो स्टार्ट होता है प्यूबर्टी में और एंड होता है मेनोपॉज में, द एग फॉर्मेशन. तो टिल दैट टाइम द मेंस्ट्रुएशन साइकिल कंटिन्यूज एवरी मंथ. हाँ, जब फर्टिलाइज्ड एग हो जाएगा तो उस 9 महीने में या 9 मंथ का जो टाइम है जब बेबी का डेवलपमेंट होता है, उस समय ये मेंस्ट्रुएशन नहीं होगा, बिकॉज और एग का डेवलपमेंट ही नहीं होगा उस समय, बिकॉज द एग विच हैज फर्टिलाइज्ड उसका डेवलपमेंट चल रहा है. तो प्रोगेस्टेरॉन ये ध्यान रखेगा कि और एग्स फॉर्मेशन ना हो. समझ रहे? तभी अपन ने पढ़ा था कि प्रोगेस्टेरॉन कब रिलीज होता है? ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, क्योंकि अब उसको पता है कि प्रेगनेंसी आ गई है, द एग हैज बीन फर्टिलाइज्ड. तो प्रोगेस्टेरॉन ये ध्यान रखेगा द ओवरी डू नॉट प्रोड्यूस एग्स एंड डिलीवर इट टू फेलोपियन ट्यूब. समझ में आ रही बात? चलिए, दीज चेंजेस, अभी ये सारे चेंजेस फीमेल में कौन कंट्रोल कर रहा है? उनके दोनों हार्मोन एंड प्रोगेस्टेरॉन. ठीक है, तो ये तो बात हो गई कि कब स्टार्ट होगा रिप्रोडक्शन होना. अब बात करेंगे हम दोनों के ऑर्गन्स की. जैसे हमने वहां पे स्टेमन और कार्पल के बारे में डिस्कशन किया था, वैसे यहाँ पे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में बात करनी है. ठीक है, उसके पहले प्राइमरी सेक्स ऑर्गन, सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन. प्राइमरी सेक्स कैरेक्टर और सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टर्स क्या होते हैं उसको समझना. प्राइमरी सेक्स ऑर्गन क्या होगा? अभी मैंने बताया था, टेस्टिस इन मेल, ओवरी इन फीमेल, और उसके अलावा जितने भी और ऑर्गन होते हैं रिप्रोडक्शन वाले में, वो सब आपके सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन हो जाएंगे. तो सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन विच कंडक्ट एंड नरिश द गैमेट आर नोन एज सेकेंडरी. कंडक्ट मतलब पास कराना. जैसे स्पर्म डक्ट इज अ सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन, पेनिस इज अ सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन. ओविडक्ट यानी कि फेलोपियन ट्यूब इज अ सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन. यूट्रस सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन. ठीक है, और प्राइमरी सेक्स कैरेक्टर क्या होता है? जो बर्थ में पता चल जाता है कि ये लड़का ये लड़की है, दैट इज अ प्राइमरी सेक्स कैरेक्टर. ठीक है, और सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर जो प्यूबर्टी के समय दिखते हैं, वो सारे सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स है. एम आई क्लियर? है ना? प्राइमरी समझ गए ना, जो मेन सेक्सुअल कैरेक्टर जिससे आप पता लगाओ कि हाँ ये लड़का ये लड़की है, दैट इज अ प्राइमरी सेक्स कैरेक्टर. और सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर अपीयर्स एट प्यूबर्टी, जिसके चेंजेस अपन ने पीछे देख लिए. ठीक है, चलिए. द रिप्रोडक्टिव फेज इज द फेज इन द लाइफ ऑफ एवरी इंडिविजुअल विच मेक्स द इंडिविजुअल केपेबल ऑफ रिप्रोड्यूसिंग द ऑफस्प्रिंग. दिख रहा है कहां पढ़ रहा हूं? ये चारों के बाद, डेफिनेशन के बाद 4-5 लाइन है ना, वहां पे अपन. Individuals acquire changes in the body which results in the formation of germ cells. Sperms are male germ cells and eggs are female germ cells. The reproductive phase यानी कि puberty involves the changes in the appearance and size of the bodily organs. ठीक है, चलिए पहला पढ़ते हैं मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम. चलो उसको नेक्स्ट क्लास से स्टार्ट करते हैं ना. तो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ना है, देन फीमेल, और फिर इसमें कैसे फर्टिलाइजेशन होने के बाद इसमें कैसे ग्रोथ होती है, and then gestation period of 9 months, and the finally that baby comes out. ये सब अपन देखेंगे नेक्स्ट क्लास.
एक बार रीड करिए है ना खुद से भी, और बुक रीडिंग करिए इस